हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक टॉपिक सामाजिक समूह को कवर करेंगे, जिसमें हम सामाजिक समूह होता क्या है, उसकी विशेषता क्या है और उसका वर्गीकरण क्या है, ये पार्ट को हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इससे पहले भी हमने सोशियोलॉजी के लगभग 17 वीडियो कवर किए हुए हैं, तो जिसने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता हूं उन टॉपिक्स को भी। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं कि सामाजिक समूह की परिभाषा क्या है। जैसे कि समूह से वर्ड से ही जो क्लियर होता है, समूह एक व्यक्तियों का आप बोल लीजिए संग्रह होता है। तो लेकिन यहाँ पर सामाजिक वर्ड जुड़ा है, तो इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य हित के लिए, यानी अगर किन्हीं व्यक्तियों का, अगर वो व्यक्तियों की संख्या दो या उससे ज्यादा और उनका सामान्य उद्देश्य है या सामान्य हित है, उसके लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण क्रिया करके संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करके संबंध स्थापित करते हैं। अंतःक्रिया क्या होती है? जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य के लिए या एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, उसी को बोलते हैं अंतःक्रिया। जब कोई भी व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, उनके मध्य एक संबंध स्थापित होता है, जिसको बोलते हैं हम सामाजिक संबंध। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य हित के लिए एक दूसरे के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं, जिससे उनके मध्य एक सामाजिक संबंध स्थापित होता है, तो ये एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। यानी सामाजिक समूह में किन किन पॉइंट का होना जरूरी है? दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, उनका एक जो है कॉमन जो है उनका एक हित होना चाहिए, कॉमन लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और उनके मध्य उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस हित को प्राप्त करने के लिए अंतःक्रिया होनी चाहिए। अगर वो अंतःक्रिया हो रही, यानी इंटरेक्शन उनके मध्य हो रहा है, तो उनके मध्य एक संबंध स्थापित होगा। तो ऐसे समूह को ही हम बोलते हैं सामाजिक समूह। तो अब देखते हैं, ये तो होगी नॉर्मल सी परिभाषा सामाजिक समूह की। अब हम ये देखते हैं सामाजिक समूह की विशेषता क्या क्या होती है। तो सबसे पहली विशेषता होती है सामाजिक समूह की, ये व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे कि हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आ रहे हैं तो उनका एक समूह बनेगा ही। तो यानी एक समूह जो होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति उसमें होना जरूरी है। तो पहली विशेषता हो गई कि सामाजिक समूह एक व्यक्तियों का समूह होता है, जो कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। सेकंड होता है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन, अगर मान लीजिए एक सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह को चलिए हम स्व सहायता समूह मान लेते हैं। तो अगर स्व सहायता समूह भी बनता है तो उनमें जितने भी सदस्य शामिल होते हैं, उनके कार्यों का अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसको क्या कार्य करना है। तो वैसे ही सामाजिक समूह क्या हो गया? इनके मध्य जितने भी व्यक्ति इस समूह में शामिल होते हैं, सबका स्पेशली अलग अलग स्पेसिफाई एक काम दिया जाता है और वो उन्हीं कामों को करता है, यानी इनमें कार्य विभाजन पाया जाता है। तीसरा होता है सामान्य रुचि। अगर मान लीजिए कोई भी समूह बन रहा है, उस समूह में तो वही लोग शामिल होंगे जिनका एक पर्टिकुलर सोच होगा, एक पर्टिकुलर रुचि होगा उस कार्य को करने का। अगर मान लीजिए कोई स्व सहायता समूह बन रहा है, मान लीजिए जो स्व सहायता समूह बन रहा है वो एक प्रकार से जो दोना पत्थर ये सब बनाते हैं, उनका स्व सहायता समूह बना है, तो उस समूह में तो वही लोग शामिल होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा उसको बनाने में, यानी उनकी एक पर्टिकुलर रुचि होगी उस चीज में। तो इसी के लिए जो है कोई भी जब समूह बनता है उसमें जितने भी सदस्य शामिल होते हैं उनकी एक सामान्य रुचि होती है। जैसे अगर आप महिला समूह देख लीजिए, ठीक है, तो उसमें जितनी भी महिलाएं शामिल होंगी उनका एक कॉमन रुचि होगा, इसी के लिए वो उसके लिए वहां पर शामिल हो रही है। ठीक है, तो सामान्य रुचि का होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए क्रीड़ा समूह बन रहा है, कोई हम स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, अगर कोई क्रिकेट का समूह बना है तो उसमें तो वही लोग शामिल होंगे जिनकी रुचि क्रिकेट में है। तो यहाँ पर एक सामान्य रुचि होना सभी सदस्यों का कॉमन है। अगला है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता कहने का मतलब है किसी को जोर जबरदस्ती नहीं होती कि आप इस समूह में शामिल हो। जिस व्यक्ति की इच्छा होती है वो इच्छा के अनुरूप ही उस समूह में शामिल होता है, उसमें कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि अगर कोई क्रिकेट या के समूह में शामिल हो रहा है, क्रीड़ा समूह में, तो उस व्यक्ति की उसमें पर्टिकुलर रुचि होगी तभी वो उस समूह में शामिल हो रहा है, उसको जोर जबरदस्ती उस समूह में शामिल नहीं किया जाता। यानी इसकी सदस्यता, समूह की सदस्यता होती है ऐच्छिक सदस्यता। फिर होता है स्तरीकरण। अगर स्तरीकरण यानी यहाँ पर भी ऊंचे और नीचे पोस्ट के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे अगर हम मान लीजिए क्रिकेट का ही एक समूह मान लेते हैं, क्रिकेट टीम मान ले रहे हैं,
तो उसमें क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होगा और उसके अंदर खेलने वाले जो है 10 लोग अलग होंगे या 5 लोग अलग होंगे, जितने का भी क्रीडा समूह बना होगा। तो यानी यहाँ पर स्तरीकरण पाया जाता है, एक ऊंचा होता है फिर नीचे भी होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो अलग अलग स्तर में अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे क्रीडा समूह में कैप्टन हो गया और बाकी टीम अलग हो गई। ठीक है, अगला होता है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जब कोई भी सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं किसी सामान्य हित को पाने के लिए, तो उनके मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं वही सामाजिक संबंध होते हैं। तो अगर समूह में भी कोई लोग शामिल हो रहे हैं किसी एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो उनके मध्य एक अंतःक्रिया तो हो ही रही है। तो जो अंतःक्रिया होगी तो उनके मध्य एक सामाजिक संबंध स्थापित होगा ही। अगला देखते हैं विचारों का आदान प्रदान। विचारों के आदान प्रदान यानी समूह में जो भी सदस्य शामिल होते हैं अपने विचारों को आपस में शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अगर आप क्रिकेट का ही एक एग्जांपल लीजिए, क्रिकेट में एक जो क्रीडा समूह बन रहा है उसमें सब डिसीजन कैप्टन नहीं लेता, कैप्टन की मदद करने के लिए भी और लोग होते हैं, वाइस कैप्टन होता है, उसके अलावा अन्य टीम भी होती है, वो उनकी सलाह के अनुरूप ही कार्य करता है। तो पर्टिकुलर हर डिसीजन कैप्टन अपनी मर्जी से नहीं लेता, वो सलाह लेके भी कर सकता है। यानी यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होगा, जितने विचारों का आदान प्रदान होगा लोग अपना जितना व्यू बताएंगे, हो सकता है कि उससे उन्हीं को फायदा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामाजिक समूह की विशेषता। अब हम देखते हैं कि सामाजिक समूह का वर्गीकरण कैसे होता है। तो कोई भी सामाजिक समूह को वर्गीकृत दो तरीके से किया जा सकता है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो यहाँ पर हम प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह क्या होता है और इनके महत्व क्या है, इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो प्राथमिक समूह में पहले ही वर्ड जुड़ा हुआ है प्राथमिक। तो यहाँ पर जो समाजशास्त्री है वो इस समूह को प्राथमिक समूह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी जब भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके बाद वो जिनसे सबसे पहले संपर्क में आकर अपना व्यक्तित्व का विकास करता है, तो ऐसे समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं। या आप बोल लीजिए इनको प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहने का अर्थ ही यही है कि व्यक्ति सबसे पहले इन्हीं समूह के संपर्क में आता है, इसी के लिए इनको प्राथमिक समूह कहा जाता है। तो प्राथमिक समूह की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा समूह जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित होता है, जहां व्यक्ति कुछ समय तक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं, यानी उनके जो लोग घनिष्ठ रूप से साथ साथ रह रहे हैं, यानी उनके मध्य व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो रहे हैं, दोनों आसपास आमने सामने ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा समूह जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित होता है। प्राथमिक संबंध जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले बच्चा जिनके संपर्क में आता है या जो व्यक्ति जिनके संपर्क में आता है वो उसका प्राथमिक संबंध ही स्थापित होगा। और प्राथमिक संबंध की विशेषता यह रहती है कि उसमें आमने सामने हमेशा रहने वाले होते हैं और उनके मध्य इंटरेक्शन होता है और उस तरीके से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ऐसा समूह जो प्राथमिक संबंधों पर आधारित होता है, जहां व्यक्ति कुछ समय तक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं और जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे कि अगर हम प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल देख लें, परिवार। सबसे पहले जो है बच्चा अगर पैदा हो रहा है उसके बाद सबसे पहले संपर्क में किसका आता है, परिवार के संपर्क में आता है। परिवार में माता पिता भाई बहन दादा दादी जो भी है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार में रहते रहते उसका क्रीडा समूह बनता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो अपने आसपास के दोस्तों के साथ खेलने जाता है तो वहां क्रीडा समूह बनता है। पड़ोसी होते हैं जो उसके आजू बाजू रहते हैं। तो ये तीनों जो है प्राथमिक समूह के एग्जाम्पल है, क्योंकि सबसे पहले इंटरेक्शन इन्हीं के साथ हो रहा है। समय अवधि में देखे तो सबसे पहला इंटरेक्शन इन्हीं के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए परिवार हो, व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो रहे हैं यानी साथ साथ रह रहे हैं। क्रीडा समूह रोज ही बच्चे जाते हैं खेलने, तो यहाँ भी जो उनके मध्य संबंध बन रहा है वो आमने सामने का बन रहा है। पड़ोसी आजू बाजू में ही रहते हैं, रोज इनसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो जिनसे समय के हिसाब से देखिए रोज इंटरेक्शन हो रहा है वही होता है प्राथमिक संबंध। अगर हम इसका महत्व देखें तो प्राथमिक समूह का महत्व क्या हो जाएगा, गुणों का विकास। तो सबसे पहले किसी भी अगर बच्चा जिनके संपर्क में आ रहा है, परिवार, क्रीड़ा समूह या पड़ोसी, तो उसके जो गुण होंगे, जो उसके अंदर के गुण है वो निकलकर सामने आएंगे। और जैसे जैसे इन लोग सिखाएंगे उस बच्चे को, उस बच्चा उस तरीके से व्यवहार करेगा, उसके व्यक्तित्व पनपेगा उस हिसाब से। तो सबसे पहला होता है गुणों का विकास, यानी प्राथमिक समूह से हमेशा गुणों का विकास होता है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करने जा रहा है और उसको पता है अगर इस काम को मैंने गलत भी कर दिया तो मेरे पीछे जो है मेरी एक मेंटली रूप से सुरक्षा स्थापित है। जैसे बच्चा कुछ काम करने जा रहा है, उसको पता है कि अगर उससे कुछ गलती होगी तो उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी हैं जो उसका साथ देंगे। इसी के लिए जो है वो मनोवैज्ञानिक उसके दिमाग में मेंटली रूप से वो सेफ होता है और वो कार्यों को अच्छे से कर सकता है।
तीसरा होता है सामाजिक नियंत्रण में सहायता। जैसे सामाजिक नियंत्रण में कैसे समाज के कुछ नियम होते हैं जो परिवार के द्वारा सिखाया जाता है, अगर आप ये करेंगे तो आपका आप हो सकता है, अगर आप धर्म के विरुद्ध काम करेंगे, समाज के विरुद्ध जाकर काम करेंगे, आपकी निंदा होगी। आपको जो है समाज के साथ उनके नियमों का पालन करना है। बच्चा भी या कोई भी कार्य, जैसे आप अपने ऊपर भी देख लीजिए, अगर आप कुछ कार्य करने जाना सोचते हैं और आपको लगता है कि वो कार्य गलत है, और अगर वो कार्य गलत है तो उससे जो है आपके परिवार की निंदा होगी, या पड़ोसी आपकी निंदा करेंगे, या मित्र आपको घृणा भाव से देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप उस कार्य को करने से बचते हैं। तो इसलिए इस तरीके से समाज में एक नियंत्रण स्थापित होता है, जो कि समाज, इसलिए बोलते हैं प्राथमिक समूह सामाजिक नियंत्रण में सहायता करते हैं। चौथा है व्यक्ति एवं समाज के बीच कड़ी। जैसे कि मैंने बताया, परिवार ही बच्चे को समझाता है कि समाज के नियम क्या, आपको किस अनुरूप किसके अनुसार कार्य करना है जिससे समाज की भलाई हो सके। तो व्यक्ति और समाज के मध्य जो कड़ी का कार्य करते हैं, व्यक्ति को समाज से जो जोड़ता है वो प्राथमिक समूह ही जोड़ता है। अगला देखते हैं व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वो मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा पाएगा कि उसके पीछे अगर इस गलती कुछ कर देता है किसी काम में, तो उसका परिवार उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे है, या उसके मित्र उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे है, तो वो कार्य को निर्भीक रूप से कर सकता है। तो उसकी कार्य क्षमता में हमेशा वृद्धि होगी, क्योंकि वो अपने आप को सेफ फील करेगा। कोई भी कार्य गलत होगा तब भी उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, नहीं आप इस कार्य को करें। तो इससे जो है वो व्यक्ति की कार्य क्षमता में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। अगला देखते हैं द्वितीयक समूह। ऐसा समूह जिनमें सदस्यों के मध्य अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ऐसे समूह में शारीरिक निकटता भी आवश्यक नहीं है, यह जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित होते हैं। द्वितीयक समूह, जैसे कि आप देख लीजिए, ऐसे समूह जिनके मध्य अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, यानी समूह के ऐसे सदस्य जिनके मध्य अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं और उनकी शारीरिक निकटता भी आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, वो शारीरिक रूप से आमने सामने रहने वाले होने चाहिए, हमेशा उनसे मिलने वाले होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा समूह जिनमें शारीरिक निकटता आवश्यक नहीं, यानी वो हमेशा आसपास रहे, ये जरूरी नहीं है। यह जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित होते हैं, यानी आपके जीवन के किसी पर्टिकुलर एक पक्ष का ही नेतृत्व करता है यह समूह। तो ऐसे समूह को द्वितीयक समूह कहते हैं। जैसे कि राजनीतिक दल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। राजनीतिक दल, आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उस राजनीतिक दल के सभी सदस्यों के साथ आपका इंटरेक्शन हो, आप उस राजनीतिक दल के सभी सदस्यों को जानते हो, सभी से बातचीत हो। सब तो अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन उनके मध्य एक राजनीतिक दल है जो कि उसके जीवन का एक पक्ष, राजनीतिक पक्ष का नेतृत्व कर रहा है। वैसे स्कूल में आपके गिने चुने 4, 5, 6 दोस्त होंगे। ऐसा थोड़ी कि आप स्कूल के सभी सदस्यों को जान रहे हो जितने स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। वैसे कॉलेज में भी आपके पर्टिकुलर जो है ब्रांच वाइज जो दोस्त होंगे उनको जान रहे, पूरे कॉलेज को तो नहीं जान रहे होगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है सबके साथ आपका इंटरेक्शन हमेशा नहीं होता, लेकिन स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपके जीवन के एक पक्ष को ही प्रभावित करता, पूरे जीवन को नहीं करता। और इनके साथ आपके अवैयक्तिक संबंध है, यानी पर्टिकुलर आमने सामने रहना जरूरी नहीं है। अगर इसका महत्व देखें तो सामाजिक परिवर्तन में सहायक, चाहे राजनीतिक दल हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, आपको कुछ ना कुछ एक नई शिक्षा देंगे। ठीक है, आप स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, आप कुछ नई चीजें सीखेंगे। हो सकता है जो हमारे समाज में विभिन्न रूढ़ियां, प्रथाएं प्रचलित है, तो सामाजिक परिवर्तन उसमें आप कर सकते हैं अगर आप जानते हो कि ये जो प्रथाएं गलत हैं। ठीक है, उसमें कुछ सुधार कर सकते हो। सुधार तभी कर सकते हो जब आप जागरूक हो, आप पढ़े लिखे हो, या आप जानते हो कि ये चीजें करना गलत है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक है ये। सेकंड है व्यक्ति में जागरूकता पैदा करना। जैसे कि मैंने बताया, जो जितना शिक्षित होगा, आप स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, राजनीतिक दल, आपका जो सोच है वो थोड़ी सी ब्रॉड होगी और आप जो है समाज के प्रति और अधिक जागरूक बनेंगे। और आखिरी है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। जैसे कि ये भी सामाजिक नियंत्रण में सहायक था, लेकिन ये किस तरीके से सहायक था? व्यक्ति सोचता था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे मेरी परिवार में क्या गुजरेगी, मेरे परिवार निंदा करेगा या मेरे मित्र निंदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण में द्वितीयक समूह किस तरीके से सहायक है? क्योंकि आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको पता है अगर आप इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो प्रशासन की तरफ से आपको मारा जाएगा, या प्रशासन की तरफ से नियम कानून जो भी बने उसके अनुरूप आपको दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है, जो उसको दंड मिल रहा है, या वो अपना जो है उसको ये है कि वो पारस्परिक रूप से उसका परिवार
उसको या परिवार के सामने से वो डरेगा परिवार के सामने जाने में, या वो उसकी निंदा करेंगे, तो ये निंदा के भाव से जो है सामाजिक नियंत्रण यहाँ पर स्थापित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नियम कानून के तहत सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने में द्वितीयक समूह सहायक है। तो ये पार्ट था हमारा समूह वाला। इससे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।